बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, हमें लगता है कि जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट कर जाते हैं या हमारे हाथ में डिग्री होती है तो हमें लगता है कि हमने सब सीख लिया है, हमारे पास हर तरह का नॉलेज आ चुका है, हम मास्टर बन चुके हैं। लेकिन जो सही तालीम या इल्म जो ज़िंदगी हमें सिखाती है, अमली ज़िंदगी में जाने के बाद वही ठीक और बेहतरीन आपके लिए हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने एकेडेमिया में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, बड़े पढ़ाकू बच्चे होते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में जाकर उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जब आप अमली ज़िंदगी में चले जाते हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अमली ज़िंदगी का एक एक्सपोजर ले लिया करें कि जब आप डिग्री लेकर मार्केट में जाएंगे तो आपने किस तरह से तमाम तर सिचुएशन को केटर करना है और अपने मुताबिक चलाना है। तो ये तो अच्छी बात मैंने आपको बता दी, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम लाहौर शहर में रहते हैं, लाहौर की तारीफ़ें हमने बहुत सुनी हैं कि लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, जिंदा दिलाने लाहौरिये यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आजकल लाहौर बड़ा परेशान है क्योंकि लाहौरिये परेशान हैं। लाहौरिये क्यों परेशान हैं? क्योंकि लाहौर में स्मोक और डेंगू का राज बरकरार है। उसके साथ साथ कोरोना की एक नई किस्म भी सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं बात करूँगी वो मैं स्मोक से रिलेटेड बात करूँगी कि स्मोक की क्या सूरत हाल है। वैसे लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं कि स्मोक की वजह से जो शहरी हैं वो किन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो अभी की सूरत हाल ये है, अगर मैं AQI की बात करूं तो लाहौर का AQI 398 आज रिकॉर्ड किया गया है। आज मैं दफ्तर आ रही थी तो रास्ते में भी मैंने देखा कि स्मोक काफ़ी थी, और अगर स्मोक हो और आपकी आंखों में जलन हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये तमाम जो अलामात हैं ये एविडेंट हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि नज़र नहीं आती लेकिन वो स्मोक की वजह से आपको हो सकती हैं, जैसे कि फेफड़े का कैंसर, आपके फेफड़े ख़राब होना। कल मैं BBC का एक आर्टिकल पढ़ रही थी। उस आर्टिकल में बेसिकली क्या था कि दिल्ली, जो दिल्ली शहर है वो भी आलूदगी में कभी ना कभी लाहौर को मात दे देता है। कभी दिल्ली पहले पे होता है, कभी लाहौर पहले पर होता है। तो वहाँ पर एक तहकीक की गई, 3 से लेकर 14 साल के बच्चों पर तहकीक की गई कि स्मोक की वजह से इन पर क्या असरात होते हैं। तो तहकीक के बाद जो नतीजा सामने आया तो उसके बाद मालूम हुआ कि 48% बच्चों के फेफड़े ब्लैक हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, जिसे हम ब्लैक लंग्स कहते हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मोक हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। थोड़ी सी हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी बात कर लेती हूँ कि हुकूमत इस पर क्या कर रही है। हुकूमत अपने तौर काम तो कर रही है। हमने देखा कि मेयो अस्पताल पे एक स्मोक काउंटर कायम किया गया कि जितने भी स्मोक के पेशेंट्स हैं वो वहाँ पर आएँ, अपना इलाज करवाएँ। उसके साथ साथ जो फसलों को जलाया जाता है, जो फसलों की बाकियात को जलाया जाता है जिससे धुआं उठता है, आलूदगी में इजाफा होता है, उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। उसके साथ साथ ये भी मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जो भट्टे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किए गए उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सनती यूनिट्स को सील करने का सिलसिला जारी है। तो हुकूमत तो काम कर रही है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक है क्या और स्मोक से किस तरह से बचना है। लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैं स्मोक के हवाले से आपको बता रही थी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि आज हम कोरोना पर भी बात करेंगे क्योंकि एक नया वायरस पाकिस्तान आन पहुँचा है और पाकिस्तानी हुकूमत काफ़ी मुतहरिक है। उस पर भी बात करेंगे, तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर भी बात करेंगे। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब बेग जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मोक बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है और ब्लैक लंग्स के बारे में जब मैंने कल पढ़ा तो मैं बड़ी शौक हुई कि हम बड़ा नॉर्मल लेते हैं स्मोक को, कि कोई बात नहीं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद हालात बेहतर होंगे, स्मोक चली जाएगी। लेकिन चूँकि इस पर बहुत सी रिसर्च हो रही है, बहुत सी बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था, लाजमी था। सबसे पहले मैं डॉक्टर इरफान आपके पास आऊँगी। सबसे पहले तो देखने वालों को बता दीजिए कि स्मोक है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मोक में अक्सर कहता हूँ कि ये हमारा गिफ्ट है हमारी जनरेशन के लिए। इसमें नेचर का कोई ऐसा रोल नहीं है और अनफॉर्चुनेटली अब जैसे हम याद करते हैं सर्दी गर्मी बाहर ख़ज़ां, तो उसमें स्मोक ऐड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है कि अभी तक हमें 7-8 साल तकरीबन हो चुके हैं
कि इसमें किसी हद तक काबू नहीं पा रहे। स्मोक बेसिकली कम्बिनेशन है स्मोक एंड फोक का। नॉर्मली इस सीज़न में जब हम देखते हैं तो लाहौर में एक फोक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आता था। अब उसके अंदर पोल्यूटेंट इतने ज़्यादा ऐड हो गए हैं कि वो एक स्मोक की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इसको एक स्पेसिफिक लेवल की ह्यूमिडिटी, नमी चाहिए होती है और टेम्परेचर चाहिए होता है, और फिर ये आपके पूरे लाहौर को और जो जितने भी आपके ये सनती इलाके हैं या वो इलाके जहाँ जिनके सराउंडिंग में एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बर्निंग होती है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक कवरिंग सी बन जाती है जिसके अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट इसका है वो पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। अच्छा। जो अगर जिसका लेवल एक हद से ज़्यादा हो तो वो कैंसर का भी बायस बनता है और बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। इसमें सिर्फ पर्टिकुलर मैटर नहीं होते, इसके अंदर O3 ओजोन जिसको हम कहते हैं वो भी होती है, वो भी टॉक्सिक होती है, और बहुत से ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो अगर नॉर्मली हमारे सामने हो तो हमें वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे। ठीक है, सो दिस व्हाट स्मोक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कल जब मैं BBC का कॉलम पढ़ रही थी उसमें ये था कि हमें लगता है कि सिर्फ स्मोक 4 महीने ही रहती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा साल हमारी फ़ज़ा का हिस्सा होती है, तो ये रियलिटी है? देखिए, एक्चुअली स्मोक क्या है? स्मोक इज बेसिकली विजिबल पोल्यूशन है। अच्छा। ये वो पोल्यूशन है जो हमें नज़र आती है। ये पोल्यूशन पूरा साल होती है। होता ये है कि इस मौसम के अंदर जो अक्टूबर का महीना आता है, इसमें डे एंड नाइट का ड्यूरेशन बदलता है, और जिस तरह वक्त के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, रात को कम है, तो वार्म लेयर जो है वो ट्रैप हो जाती है बिटवीन टू कोल्ड लेयर। जब वो एयर ट्रैप होती है तो वो एक तरह की आपके फ़िज़ा के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक तह बन जाती है, और उस तह बनने की वजह से जो पोल्यूशन आम दिनों में पैदा होती है और वो ऊपर फ़िज़ा में चली जाती है, वो उस तरह फ़िज़ा में या आसमान की तरफ नहीं जा सकती। अच्छा। वो निचली सतह पे रह जाती है। जो निचली सतह पे रह जाती है तो इसलिए हमें नज़र आती है, इसलिए हम उसे स्मोक कहते हैं। अब वो जो है आमतौर पे हम जब सांस लेते हैं तो वो फिर भी ये होता है आम दिनों में वो ऊपर फ़िज़ा में चले गए, ज़र्रात जो भी जहरीले थे वो हमें उस तरह डायरेक्ट हमारे सांस के अंदर नहीं जाते, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी फ़िज़ा को मुतासिर कर रहे होते हैं। ज़मीन का टेम्परेचर दिन जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, ये इसी वजह से बढ़ रहा है। हमारा जो है वो मौसमियाती तब्दीली आ रही हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसी वजह से हो रही हैं। ये सब वाकई में पूरा साल है मौजूद, लेकिन ये बहुत निचली सतह पे आ जाते हैं। जब निचली सतह पे आते हैं तो हम सांस लेते हैं तो सांस की नाली के साथ डायरेक्ट हमारी सांस की नाली के अंदर जाते हैं। तो इसलिए ये बात दुरुस्त है किसी हद तक कि ये पूरा साल ही होती है। हमें खाली ये नहीं कि इन्हीं 3 महीनों में जो तवज्जो दें कि इन 3 महीनों के अंदर हम जनाब भट्टे बंद कर दें, हमें इन 3 महीनों में सख्ती कर दें। हमें इसके ऊपर एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि इस पे एक्शन लें, अपने रवैयों को तब्दील करें। इस तरह जो है ना वो हालात नहीं चल सकते। अच्छा सर, स्मोक की तो हमने बात कर ली कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। कुछ एविडेंट अलामात होती हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, लेकिन आपके फेफड़ों को, इंसानी फेफड़ों को किस तरह से मुतासिर कर सकती है स्मोक? देखिए, इसमें होता ही है कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो है ना ये जहरीले ज़र्रात होते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस है। ये जहरीली गैसेस और धुआं जब अंदर जाता है सांस की नालियों में हमारे, तो ये सांस की नालियों में मौजूद बारीक बारीक बाल होते हैं हमारे, जो कि हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त का काम कर रहे होते हैं, फेफड़ों की सफाई का काम कर रहे होते हैं। तो वो तमाम बारीक बाल जल जाते हैं इस धुएं की वजह से। मैं पहले भी एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे ही है कि जिस तरह किसी ने 25-30 पैकेट सिगरेट के पी लिए एक दिन के अंदर। जब वो हमारे सांस की नालियों के बाल जल जाते हैं तो हमारे जो फेफड़ों का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। अब उसके अंदर कुछ असरात इसके फ़ौरी होते हैं, कुछ देर पा होते हैं। फ़ौरी असरात में तो यही ना कि हमें खांसी आएगी, या वो लोग जो हैं जिनको पहले दमा है या सांस की दूसरी तकालीफ़ हैं वो तकालीफ़ बढ़ जाएंगी उनकी। इसके अलावा ये है कि वो मरीज़ वो लोग जो कि इस फ़िज़ा में सांस लेते हैं उनको कई साल के बाद फेफड़ों का कैंसर होने का इम्कान बढ़ जाता है। हाँ, ये नहीं कि आपको फौरी तौर पे कुछ होगा, बाज़ अलामात फौरी तौर पे आएंगी, आपको सिर्फ खांसी होगी, लेकिन हमारा जो है कुछ अरसे बाद जो है वो फेफड़ों में कैंसर होने का इम्कान बढ़ जाएगा। हमारे फेफड़ों की सांस लेने की सलाहियत कम हो जाएगी। वो बच्चे जो कि इस फिजा में सांस लेते हैं उनके फेफड़े उस तरह ग्रो नहीं करते, उस तरह बढ़ते नहीं हैं।
जिस तरह आम फर्द की आम बच्चे के बढ़ने चाहिए थे। तो उन बच्चों की सारी जिंदगी वो फेफड़े छोटे रह जाते हैं, सांस लेने की सलाहियत कम हो जाती है, वो बच्चे उस तरह गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए ये हमें जो ये स्मोग है ये इतना ख़तरनाक चैलेंज भी है और इसके ख़तरनाक असरात हैं। कुछ असरात फौरी तौर पे आते हैं और कुछ असरात कुछ देर बाद आते हैं। अच्छा डॉक्टर इरफान, मैं आपके पास आऊँगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो इंसानी फेफड़े हैं वो स्मोक से मुतासिर हो सकते हैं, बच्चों का उन्होंने जिक्र किया। जैसे कि मैंने भी कोई आर्टिकल पढ़ा था और मैंने इंडिया के एक शहर की बात की थी कि उनके 48% बच्चों के ब्लैक लंग्स हैं, काले फेफड़े हैं। तो पाकिस्तान में ये तमाम सूरत हाल हो सकती है या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकती नहीं, आई थिंक ये पाकिस्तान भी नेबरहुड में है। और अच्छा। पाकिस्तान में भी हमें ये एक्सपेक्टेशन कर लेनी चाहिए। और ये सिर्फ लंग्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप इसको अगर देखेंगे, स्मोक स्टार्ट होती है एक्सपोजर टू द आइज़, आंखों में भी लोगों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आइज़ की डिजीज़ भी इसके साथ स्टार्ट हो जाती है। आपकी स्किन को भी एक्सपोज कर रही है, स्किन डिजीज़ का बायस भी बनती है। आप इनहेल कर रहे हैं, आप इसको ऑब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो जब ये ब्लड में जाती है तो आपके लिए शायद सरप्राइज हो, ये हार्ट अटैक का बायस भी बनती है। अच्छा। सो ये सिर्फ लिमिटेड टू लंग्स नहीं है, जो भी ऑर्गन आपके एक्सपोज हो रहे हैं और इनहेल करके आप इसको ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये उन डिफरेंट ऑर्गन पे भी जाके लग रही है, मुतासिर कर सकते और अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आप हर फैमिली में कोई भी बुजुर्ग या बच्चा देखें, आप पिछले 1-2 महीनों से वो मुसलसल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। वो बेचारे बाहर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, वापस आते हैं तो लाजमन उनको कोई सिम्टम्स होती है, इसमें नज़ला ज़ुकाम से बात शुरू होती है जो कि बड़ी देर तक चलता है। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता था। तो ये इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं कि जब आप इसको इनहेल कर लेते हैं तो इसकी रिकवरी बड़ी लेट होती है, उस तरह नहीं होती जिस तरह नॉर्मल फ्लू की होती है। सो ये आप ये ना समझे कि इंडिया में अगर ये हो रहा है तो वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान में डेफिनेटली स्पेसिफिकली लाहौर में, क्योंकि आप देखें लाहौर परसिस्टेंटली अब तो वो टॉप सिटी बन गया है। एग्जैक्टली। सो ये जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, वो लोग जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी, जिनको ऑलरेडी कार्डिक या आई डिजीज़ हैं, उनके लिए बड़ा जो ख़तरनाक ये मौसम है और ये उन डिजीज़ को डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बना देते हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि दिल को भी मुतासिर करती है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि जो हमारे वज़ीर हैं वो कहते हैं कि ये गलत अदाद शुमार पेश करते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर। स्मोक उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडिया में है, लेकिन हम चूँकि ख़बरें पढ़ते हैं, जो सहाफ़ी हमारे आसपास काम करते हैं, या हम ऐसे बहुत से पेशेंट अपने घरों में देखते हैं जिन्हें स्मोक की वजह से वो परेशान हैं, मुतासिर हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर किस बाहर स्मोक है और एक इंसान जिसको सांस का मसला है, वो क्या करे? देखें, इसमें स्मोक की वजह से एक तो असरात वो आए ना कि जो हमने सांस लिया और वो धुआं और जो जहरीली गैसें हमारे अंदर गई। इसके अलावा एक मसला ये होता है कि स्मोक की वजह से जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, सूरज की शुआएं हैं, वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती पूरी तरीके से। जब वो शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंचती हैं तो उसकी वजह से बहुत से ऐसे जरासीम हैं जो उन शुआओं से मर जाते हैं, अब वो नहीं मर पाते। उसकी वजह से उन जरासीम का, वायरसेस का, बैक्टीरिया का सर्वाइवल बढ़ जाता है। फिर हमारे सांस की नालियाँ पहले से मुतासिर हैं, उसमें जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। अब वो वायरस जो है उनका सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया है, उनकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत बढ़ गई है, जबकि हमारी बीमारी से बचने की सलाहियत कम हो गई है। अब वो जरासीम आके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, इसमें फ्लू का वायरस भी आ जाता है, इसमें कोरोना भी आ जाता है और इसमें दूसरे जरासीम हत्ता की टीबी भी आ जाता है। तो अब उसमें यह है जब कि मौसम तब्दील होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तो इंसानी जिस्म में भी तब्दीलियाँ आती हैं। नज़ला ज़ुकाम होना मामूल की बात है। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जा सके? देखिए, इसमें 100% डिफ्रेंशिएट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि जो एलर्जी होती है ना, उसमें सिर्फ ये है कि आपको जब किसी ख़ास उसमें एक्सपोज होंगे, एकदम सर्दी से गर्मी में आएंगे, गर्मी से एकदम ठंडी जगह पे आएंगे, तो उसमें बाज़ का लोगों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, या नाक बंद हो जाती है, या आंखों से पानी आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो फ्लू होता है, फ्लू के अंदर आपको नाक से, आँखों से पानी आता है, साथ आपका जिस्म टूटता है, आपको बुखार होता है। तो वो लोग जो बच्चे हैं या जो लोग बूढ़े हैं
या वो ऐसे लोग जिनको शुगर का मर्ज है, जिनके गुर्दे फेल हैं, या दिल का मर्ज है, या जिनके दिल जो है बहुत कमज़ोर है, या जो कैंसर के मरीज़ जो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस अक्टूबर के मौसम के अंदर, जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होता है, वो फ्लू की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। फ्लू की वैक्सीन लगवाने से किसी हद तक आप फ्लू के असरात से, और फ्लू के बाद जो है फिर ऊपर जो नमूनिया हो जाता है, उससे किसी हद तक बच सकते हैं। 100% बचाव मुमकिन नहीं है उससे। ये चीज़। चले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, जैसा कि हम बात करें ब्लैक लंग्स की। अच्छा, कुछ एविडेंट सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने वालों को समझ आ जाते हैं कि इसमें ये बीमारी हो सकती है। अगर किसी को कोई फेफड़े की बीमारी है तो एविडेंट सिम्टम्स क्या होंगे? रिगार्डिंग स्मोक, देखिए, जब किसी को फेफड़े की प्रॉब्लम है, और सबसे कॉमन अगर हम रूटीनली देखते हैं तो हमारे पास 2-3 डिजीज़ हैं, जिसमें एस्थमा है, जिसमें सीओपीडी है। सीओपीडी वो एस्थमा है जो स्मोकिंग काज करता है, और इसके अलावा ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये बहुत कॉमन डिजीज़ हैं हमारे पास जो एविडेंट होती हैं। अच्छा, इस तरह के लोगों में ये जो स्मोक है ये बेसिकली एक ट्रिगर है। इनकी जो रूटीनली जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। क्या सिम्टम्स होती हैं? वो यूजली खांसी का ज़्यादा हो जाना होता है, सांस में टाइटनेस, तंगी महसूस होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में इस बीमारी में चलने से सांस का फूलना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों में जो कि एस्थमेटिक स्पेशली होते हैं उनमें सांस में सीटियों की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है। सो ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको वार्न कर लेती हैं कि आपका एक्सपोजर इन चीज़ों से होगी, सीटियों की आवाज़। सो ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको वार्न करती हैं कि आपका एक्सपोजर यूजुअली अगर इस वेदर में है तो वो स्मोक से हो चुका है। और इन लोगों के लिए एहतियात की ज़रूरत है कि जो किसी भी डिज़ीज़ का शिकार है, हर उस डिज़ीज़ में अगर हम रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, लाइक ये एस्थमा है, कार्डिक पॉइंट ऑफ से पूछें तो हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें एक रेस्क्यू मेडिसिन डॉक्टर ने ज़रूर बताई होती है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। तो इन सब को इस रेस्क्यू मेडिसिन का यूज़ भी पता होना चाहिए, और इनको पता होना चाहिए कि हमने कब ये मेडिसिन लेनी है। अगर हम एस्थमा की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे इनहेलर होते हैं जिसको हम रिकमेंड कर देते हैं कि अगर आपको ऐसी अलामत शुरू होती हैं तो आप ये इनहेलर स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि इनका भी इस इनहेलर से भी आपको रिस्पांस आना कम हो जाए। सो ये वो सिम्टम्स हैं जो यूजुअली आप में हो तो आपको शक हो जाना चाहिए कि अगर किसी इंसान को लंग्स का कैंसर है तो सिम्टम्स क्या होंगे? लंग का कैंसर के सिम्टम तो बड़ी डिफरेंट है। देखिए जी, एक तो लंग कैंसर में होने के लिए एक प्री रेक्विजिट है कि आपका कोई रिस्क फैक्टर हो। रिस्क फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि स्मोकिंग होती है। जैसे डॉक्टर यूब ने बताया कि ये हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सीज़न है हमारे लिए ये वही बिहेवियर कर रहा है जो स्मोकिंग हमारे अंदर करती है। अगर आप देखें कि वो जो लंग की मेच्योरिटी को कम कर रहा है, वो ये भी समझ रहे हैं कि इससे भी सीओपीडी हो सकती है, जो कि पहले हम स्मोकिंग से रिलेट करते हैं। स्मोकिंग करता है उसके लंग्स ब्लैक होते हैं। हाँ जी, लंग्स भी ब्लैक हो सकते हैं, उसके लंग्स में कैंसर भी बनता है। जो कैंसर है, अब उसकी अलामत क्या है? वो स्मोकर में ब्लीडिंग का बायस भी बन सकता है, वो स्मोकर्स में दबाव का, प्रेशर का बायस बन सकता है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, वो स्मोकर में चेस्ट पेन का, दर्द का बायस भी बन सकता है। फिर कैंसर की अपनी कुछ अलामत होती हैं, लाइक मरीज़ का बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाना, उसकी भूख काफ़ी हद तक गिर जाना। इसके अलावा मरीज़ जो है उसमें यूजुअली बुखार नहीं होता, बाकी सारी अलामत वही होती हैं जो हम नॉर्मली टीबी में कंसिडर करते हैं। तो जो कैंसर है उसकी अलामत उसके किस हिस्से में है उसकी वजह से होती हैं, और उसके ओवरऑल बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसके साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। देखने वालों को एहतियाती तदाबीर फिर से बता दीजिए कि अगर स्मोक से बचना है तो क्या करना है? देखिए, एक बात तो ये याद रखें, स्मोक से 100% कोई नहीं बच सकता। नहीं बच सकता हम। ठीक है, ये बात तो याद रखें आप। तो लिहाजा जो है ना, वो हमें अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा सबको। अलबत्ता ये है कि इसका किसी हद तक बचाव मुमकिन है। उसमें यह है कि एक वही सबक जो हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मास्क पहने। मास्क पहने। जैसे बाहर निकलते हैं, आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि मास्क को कितने दिनों के बाद तब्दील करना है? कम से कम डेली मास्क तब्दील करना है। प्लीज मेंशन किया करें। ये नहीं कि एक मास्क लेके तो आपने उसको जो है ना पूरा सीजन आपने एक मास्क चलाना है। नहीं, डेली आपने मास्क तब्दील करना है अपना, और मास्क को आपने डिस्पोज ऑफ भी बड़े तरीके से करना है। ऐसे नहीं आपने उसको वो गली में फेंक देना, साइड में फेंक देना है। मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, और दूसरा ये है कि कोल्ड ड्रिंक और जूसेस जो है ना उसका परहेज़ करें। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक और जूसेस का परहेज़ करें। अलबत्ता कावे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके अलावा ये है कि जब बहुत ज़्यादा स्मोक है अगर आपके इलाके में, जिस तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जो फैक्ट्री एरिया के नज़दीक हैं, वहाँ ज़्यादा स्मोक है, तो जो अपने घर की खिड़कियाँ हैं उन पे जो है ना वो गीली चादर जो है ना, सूती चादर लेके उस पर पानी डाल के
आप वो खिड़कियों पे वो चादर डालें। आमतौर पे कहते हैं जी अपनी खिड़कियां घर की बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लेंगे तो हवा तो आनी है कहीं से, ये तो मुमकिन नहीं है ना, आप सांस कैसे लेंगे। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप घर की खिड़की के ऊपर जो है ना वो चादर जो है सूती चादर उसको गीला कर लें, वो डाल दें। तो उससे ये है कि आपकी जो है वो हवा अंदर आएगी, उसके अंदर स्मोक के असरात नहीं होंगे। इसके अलावा ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं कि आप इंडोर प्लांट्स कहते हैं, जो कि कमरे के अंदर जो है ना आप रख सकते हैं। वो प्लांट्स कौन से हैं? ये हैं, अपना इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसानी, वो जो इसे क्या कहते हैं आमतौर पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपना, उसको तोड़ के पत्ते, सांप की तरह पत्ते होते हैं उसके, तो वो प्लांट्स होते हैं, वो अगर आप कमरे में रख लें वो कम रोशनी में ग्रो करते हैं। तो वो प्लांट्स ऐसा करते हैं कि आपकी किसी हद तक एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स कमरे के ये बजाय प्लास्टिक के सजाने के प्लांट्स के आप इस तरह के प्लांट्स अगर कमरे में रखें तो उससे किसी हद तक ये है कि आपके कमरे की फिजा जो है वो निस्बतन साफ़ हो जाती है। इसके अलावा ये है कि जो है लोग जो है ना कम से कम अपने घर के सामने गली के अंदर कूड़े को आग ना लगाएं, कूड़े को आग ना लगाएं, कूड़े को आग ना लगाएं। तो ये इसका जो, क्योंकि वो जो धुआं है वो बराह रास्त आपको मुतासिर करेगा आगे। अगर किसी भट्टे से धुआं निकल रहा है तो फिर भी चलो दूर है, वो किसी ओवरऑल फिजा को ख़राब कर रहा है, लेकिन वो जो गली में कूड़े को आग लगी हुई है और वो प्लास्टिक शॉपर को जमा करके आपने आग लगाई है, वो आपके लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी अवॉइड करें। प्लास्टिक शॉपर के इस्तेमाल को हमें बिल्कुल तर्क करना होगा, बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही खत्म करना होगा। अब तो इस पर काम हो रहा है, लेकिन वो हो ही रहा है। और हम जो है ना उम्मीद करते हैं कि इनफरादी तौर पे अपने रवैये जो है ना वो तब्दील करने को तैयार नहीं है। और जब ये देखें ये स्मोक जो है ना ये इस तरह है, इसकी मिसाल कि ये हमने नेचर को चैलेंज दिया है, चैलेंज किया है, हम नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। जब हम नेचर को चैलेंज करेंगे तो नेचर हमें इसकी सजा देगी। फिर इसके अलावा एक और इसका भी एक वो कहना चाहिए रुख है कि स्मोक से परिंदे बड़े मुतासिर होते हैं। ठीक है, वो परिंदे जो मुतासिर होते हैं तो क्या वो परिंदे जो हैं वो बददुआएं नहीं देते हमें, इंसानियत वो भी को? जानदार हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, खुद में तब्दीली लाएंगे तो तब्दीली आएगी। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहना है। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। जिस शहर को हम बागों का शहर कहते हैं, आजकल वो शहर बहुत उदास है क्योंकि डेंगू है, स्मोग है, उसके साथ साथ कोरोना भी है। तो आज हम इसी पर ही बात कर रहे हैं कि इस शहर को किस तरह से बचाना है, कि जो शहर के बासी हैं वो किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ख़ुद को इन तमाम तर चीज़ों से बचा सकें। डॉक्टर इरफान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, स्मोक की वजह से किसी भी इंसान की उम्र कम हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये एक्सपेक्टेड है। और एक जगह पे लिखा हुआ था कि अगर यही एक्सपोजर स्मोक का रहा जो हमारा लाहौर का है तो एक एवरेज लाइफ 3 to 4 ईयर कम हो जाएगी लाहौरियों की। 3 to 4 years, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बात वही आ जाती है कि हम इसको स्मोक की बजाय स्मोक ही कर लेते हैं, जो स्मोकिंग होती है स्मोकिंग, ये वही नोटोरियस इफेक्ट कर रही है जो एक स्मोकिंग एक बंदे में करती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये है कि स्मोकिंग आपके अपने हाथ में होती है, इसमें आपसे ज़्यादा और बहुत सी चीज़ों का रोल है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक मल्टी फैक्टोरियल इस सिस्टम आपको ऐड करना पड़ेगा। उसमें जैसे डॉक्टर अयूब ने कहा आपका भी रोल है, उसमें बहुत हद तक गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन 7-8 साल हो गए हैं आपकी वो चीज़ें जो कि मेन इसका सोर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फैक्ट्रीज वर्किंग है, उसमें कितना का चेंज हम कर चुके हैं। वो लोग इतने तेज़ हो चुके हैं कि अगर वो डे टाइम काम कर रहे थे तो नाइट टाइम पे शिफ्ट कर दिया सो दैट उनका वो स्मोक नज़र ही ना आए। फिर आपका गाड़ियों का जो सिस्टम हमने बनाया लाहौर में, एक मुताहत अंदाजे के मुताबिक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 से 7 लाख गाड़ियाँ हैं और 40 से 45-40 लाख मोटरसाइकिल्स हैं। ठीक है, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने उसको शिफ्ट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। फिर आपकी जो गाड़ियाँ हैं उसको अगर आप बाहर के ममालिक में देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चेंज किया जा चुका है या कर रहे हैं। हमारी क्या पॉलिसी और कितना टाइम चाहिए हमें इस बात में। ठीक है, ये चीज़ें डूएबल हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं काम नहीं है, दुनिया इस पर काम कर चुकी है। हाँ जी, सो हमने इन चीज़ों को भी अपने मद्देनजर रखना। अभी हमें पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आउट ऑफ लाहौर गए, विहाड़ी का इलाका था, तो सारी मोटरवे के सराउंडिंग में फसल जल रही थी। सो अब वो अगर जल रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बाहर से फोर्स ना भी बुलाएं तो मोटरवे पुलिस भी एक रोल प्ले कर सकती है। सो चीज़ों में अगर मैं देखूं 7-8 साल में कोई मेजर चेंज, इम्पैक्टफुल चेंज मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लोगों के बिहेवियर की बात करें तो वो वक्ती तौर पे तो शायद एक्टिवेट होते हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो भी अपने बिहेवियर को चेंज करने पे नहीं तुले हुए। अभी तक हम लोग देखें थोड़े 1 किलोमीटर का फासला साइकिल तक तय करने पे राज़ी नहीं हो रहे।
साइकिलिंग एक बड़ा अच्छा आपके लिए हो सकता है, एक्सरसाइज की एक्टिविटी भी हो सकती है, और बाहर बड़े बड़े लोग भी ये साइकिलिंग का कल्चर रखते हैं। उसके लिए मिन हैसुल कौम हमें हमारे बड़ों को भी ये एक्टिविटी करेंगे तो वो जूनियर इसको फॉलो करेंगे। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन एज अ कौम आप इसको अगर करेंगे तो फिर ही आप इससे निकल पाएंगे, वरना फिर यही है कि प्रोग्राम होंगे 2-4 और उसके बाद हम दोबारा अपने डगर पे चल पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि मोटरवे के पास फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा था। अब हुकूमत कहती है कि जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पर फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, इसलिए लाहौर या पाकिस्तान इफ़ेक्ट होता है, मुतासिर होता है। फसलों की बाकियात को जलाना मना है, हालांकि पाकिस्तान में भी मना है, लेकिन उस पर अमली तौर पर काम नहीं होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए कि किस तरह से ये कंट्रोल किया जा सकता है इन तमाम फैक्टर्स को? देखिए, इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी बाकायदा वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। उस पर जो है वो रियल मैप होता है और उस मैप पे आपको नज़र आता है कि हवा का रुख किस से किस तरफ है। बाज़ औक़ात हवा का रुख अमृतसर से शेखुपुरे की तरफ होता है, अच्छा, हवा आ रही होती है, कोई शक नहीं है। उसमें भी वहाँ से स्मोक आती है, धुआं आता है और लाहौर को मुतासिर करता है। डिफेंस के एरिया ज़्यादा मुतासिर होते हैं उसमें। लेकिन जब हवा का रुख शेखुपुरा से अमृतसर की तरफ होता है तब भी यही हालात होते हैं। अच्छा, हाँ, दो तरफा है ये। हाँ, फ़र्क तब भी कोई नहीं पड़ता है। तब भी वहाँ से जो है ना वो लाहौर के अंदर बजाते खुद तो कोई फैक्ट्री नहीं है, ना यहाँ पर कोई फसल है, लेकिन लाहौर के अतराफ में फैक्ट्री एरिया मौजूद है। आप देखें कि शेखुपुरा की साइड पे फैक्ट्रीज़ हैं, मुरीद के साइड पे फैक्ट्रीज़ हैं, इधर आपका जो बॉर्डर एरिया है इस साइड पे स्टील जो है वो उसकी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, इधर कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया। इस तरह लाहौर चारों तरफ से फैक्ट्रीज़ में घिरा हुआ है। जब शेखुपुरा से हवा लाहौर की तरफ आती है तो तब भी जो है ना वो स्मोक इसी तरह ही होती है। तो लिहाजा ये कहना कि इंडिया से आ रही है वो बात भी ठीक है, लेकिन ये शेखुपुरे से भी आती है हवा करने के लिए ना कि हम क्या करें, इंडिया से आ रही है तो बहरहाल वो उधर से भी आती है तो उससे भी लाहौर मुतासिर होता है। तो इसमें जहाँ तक ये है कि हम उनकी हुकूमत से बात करें और इसको जो है वो करें कि वो अपनी एहतियात करें, वहाँ हमें भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे बाज़ फैक्ट्रियाँ शेखुपुरा के पास फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कि जो जूते होते हैं हम जूते फेंक देते हैं, उन जूतों को जला के अपनी फैक्ट्रियाँ चला रही होती हैं। अच्छा, और उन जूतियों को जलाने से धुआं निकलेगा तो क्या हाल होगा, कितना जहरीला धुआं होगा। तो ये इसके ऊपर जो है ना वो सख्ती करने की ज़रूरत है फैक्ट्रीज़ के ऊपर कि वो इस तरह के जो है ईंधन को इस्तेमाल ना करें। और खाली ये नहीं कि वो आप ये चंद दिन ही इसको सख्ती करें, इसके लिए पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह के भट्टों के बारे में आए हैं कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इस पर अपनी पंजाब ने एक बड़ी पॉलिसी बनाई है, उनको लोन दिया है। अब उसके बावजूद भी अगर कोई अपना भट्टा शिफ्ट नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें ब्लेम गेम की बजाय मेरा ख्याल है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना ज़्यादा बेहतर है। सर, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़िले इंतज़ामिया जो है वो साइकिल रैली का एहतमाम करती है कि हम साइकिल रैली निकालेंगे, आवाम में शऊर और आगाही पैदा करेंगे, लेकिन अमली तौर पर भी करने की ज़रूरत है कि आवाम अमली तौर पर साइकिल पर लिखने, ना कि वो सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए, पिक्चर के लिए एक तस्वीर खींचे साइकिल के साथ और अमली तौर पे वो गाड़ी का इस्तेमाल करें। सर, कुछ बात कर लेते हैं कोविड की, कोरोना की बात कर लेते हैं कि चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है और आवाम में काफ़ी तशवीश है, लाहौरियों में काफ़ी तशवीश है कि हो सकता है कि एक नई वेव स्टार्ट हो जाए। सर, आप इस पर क्या कहेंगे कि इम्कानात हैं कि नई वेव आ सकती है? जी बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव आएगी। बिहेवियर क्या है ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी एक न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से अगर आपने देखा है कि वो उसके बारे में डिबेट शुरू हो गई, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से। पहले हम कुछ वेरिएंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते, अगर सडनली किसी जगह पे उसकी सर्च वो ज़्यादा मिकदार में हो जाए और कुछ उसमें डेथ की वजह बन जाए तो फिर वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आ जाता है। तो ये अलार्मिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वेरिएंट की ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा इसके अंदर म्यूटेशन वो चेंज आ चुकी है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को डिसीव करके बॉडी में एंटर हो सकता है। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या है कि अगर ये इम्यून को सिस्टम को डिसीव करके अंदर एंटर होगा तो प्रॉब्लम हो गया उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेशन भी कराई है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड भी हैं। तो उनके अंदर तो हम एक इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ होता है जो इस वायरस को रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे लिए अब स्टार्ट हो गया कि इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि ये उस वैक्सीनेशन जो हमने दी हुई है वो इसके अगेंस्ट उतनी कारगर साबित ना हो, या ये लोगों में जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं
उनको री इन्फेक्ट ना करे। लेकिन ये अभी अगले आने वाले 1-2 हफ्ते हमें इस वायरस के बारे में बताएंगे। जो डेल्टा वेरिएंट था जिसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, उसमें 15 जगह पे म्यूटेशन थी, इसमें 30 जगह से ज़्यादा म्यूटेशन है, और जो अभी तक हमें अंदाज़ा हुआ। 9 नवंबर को ये साउथ अफ्रीका के एक रीजन में इसको जब डिस्कवर हुआ, तो ये 14 दिन लगते हैं इसके बारे में बताने के ये वेरिएंट कौन सा है। अच्छा। तो 24 नवंबर को ये बताया गया। तो 9 नवंबर डिफरेंस क्या है डेल्टा में और इसमें? यही म्यूटेशन का मेजर डिफरेंस है। तो यही वेरिएंट है, लेकिन म्यूटेशन इसमें ज़्यादा है। तो आप ये देखें प्रोटीन जो है ना, स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशंस हैं। तो उसमें ये है कि 9 नवंबर से लेके साउथ अफ्रीकन रीजन से कहाँ कहाँ लोग जा चुके हैं, ये ज़रा ज़हन में रखें। तो अभी अगर हम प्रिवेंटिव मेजर करेंगे तो ये ना भूल जाएं कि प्रिवेंटिव मेजर का मतलब ये है कि वायरस एंटर नहीं हुआ। अब ये दुआ करें कि अगर एंटर हो गया है तो वो ये ना हो, अगर ये आ गया है तो इसमें वो वाले प्रॉब्लम ना हो। अमल किया जा रहा है। और उसके बाद ये यूके में भी, इजराइल में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके केस जो अब तक वो आ चुके हैं। अच्छा, रिपोर्ट हो चुके हैं? रिपोर्ट हो गई। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर सिम्टम्स बता दीजिए कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब मैं कल इस बारे में पढ़ रही थी तो कहते हैं कि आपको जैसे हम किसी को कोविड होता था तो वो कुछ चीज़ टेस्ट करता था, टेस्ट नहीं आता था, इसमें टेस्ट आएगा तो पता कैसे चलेगा? देखें, अभी जो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि इस वायरस में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस होने की वजह से इस वायरस का बिहेवियर चेंज हो गया है। अच्छा, अभी भी ये कहना कबल इस वक्त है कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ख्याल किया जा रहा है ज़्यादा ख़तरनाक होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उसकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत कम हो जाए। अब इसमें जो अलामात हैं वो ये सुनने में आया है, जो अब तक इंफॉर्मेशन मिली है, कि इसमें मरीज़ को उस तरह नज़ला ज़ुकाम और बुखार नहीं होता, नहीं होगा। इसमें ओमाइक्रोन के अंदर ये है कि आपको शदीद किस्म की जिसमें जो है ना वो नकाहत होगी, शदीद किस्म की नकाहत होगी। यानी कि इसका मतलब ये है, ये हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को ज़्यादा मुतासर करेगा। अच्छा। और उसमें मरीज़ को सिर्फ ये नकाहत होगी, और जब उसका एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे के अंदर आपको नमूनिया मिलेगा। नमूनिया। तो इस लिहाज से ख़तरनाक होगा कि जिस तरह आम कोरोना होता था तो हमें पता लग जाता था कि सिम्पटम्स होते थे, नज़ला, जुकाम, गला खराब, चली गई है, सेंस ऑफ टेस्ट चली गई है, तो आपको पता लग गया कि यार कोरोना हो गया, लिहाजा मैं बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लूँ, एहतियात कर लूँ, और या अपना टेस्ट करा लूँ मैं। अब इसमें मेरा ख्याल है कि हमें फिजिशियंस को ज़्यादा मसला आएगा इसमें, डॉक्टर्स को, कि इसमें तशखीस करने में खासी परेशानी जो है होगी। फिर इसके अलावा ये भी शायद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस तरह ये हमारे नाक को जो है ना, हमारी जो सांस की जो नाक से शुरू होती है नाली, उसको उस तरह उसमें एंटर नहीं होता, ये डायरेक्ट फेफड़ों में चला जाता है। तो शायद हम जो टेस्ट करने का हमारा तरीका है अब तक कोरोना के लिए, नेज़ल स्वैब लेते हैं, वो पॉजिटिव ही ना आए इसमें। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना तशखीस के मराहिल में वो ख़तरात आएंगे। लेकिन अभी तक ओमाइक्रोन से डेथ मेरा नहीं ख्याल की रिपोर्ट हुई है, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन केसेस सामने आ रहे हैं। केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि पहली दफ़ा जब कोरोना फैला था और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। उस वक्त तो आपके पास कोई टेस्ट ही नहीं था ना कि आप उस टेस्ट करके एयरपोर्ट पे रोक सकें किसी को आप कर सकें। वो सिर्फ एक ही तरीका था कि आप जो है ना वो गन से जो है टेम्परेचर नोट करते थे। वो तो कोई 2 पैरास्टामोल की गोलियाँ खा के आता, आपको क्या पता लगा बुखार है नहीं है। लेकिन अब इस तरह के टेस्ट डेवलप हो गए, रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसे कहते हैं, वो एयरपोर्ट पर इसकी सहूलत मैसर है। हुकूमत ने उसको जो है मेरा जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करवा दिया है कि जो लोग बाहर से आएंगे वो अपना टेस्ट कराएंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद में वो अगर वो पॉजिटिव आया तो शायद वो क्वारंटाइन करेंगे और उनका फिर बाकायदा PCR टेस्ट होगा। तो इस दफ़ा हम चूँकि पहले से बेहतर तैयार हैं इस हवाले से हमारे पास, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी इसके वो जीन सीक्वेंसिंग की जो है ना वो अपना फैसिलिटी मैसर है। हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा वायरस इस टाइम लोगों को मुतासर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो लिहाजा इसको इसी स्टेज पे रोकना जो है ना वो आसान है निस्बतन पहले की निस्बत। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसको इसी स्टेज पे रोक लें, और दुनिया में भी अब इसी पे काम हो रहा है। वो यही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम इसकी बाद में मसाइल में पड़ें, इसको अभी इसी स्टेज पे रोक लें, इसको स्प्रेड ना करने दें बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को हो गया उनको आइसोलेट कर दें, अलग कर दें। तो लिहाजा ये इसमें स्ट्रेटजी। सर हमने पहली दफ़ा इस तरह की वबा देखी है, हमने इस तरह की वबा नहीं देखी।
मतलब जब तक हम मतलब हमारे पैदा होने के बाद इस तरह की वबा हमने पहली दफ़ा देखी है। अब हर साल एक नया वायरस आ रहा है, ये सिलसिला चलता रहेगा? देखें, इसमें फिर वही बात आ जाती है, इसमें जो है वो एयर पोल्यूशन का, स्मोक का और दुनिया के टेम्परेचर बढ़ने का बहुत ताल्लुक है। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपके मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, फ़िज़ा आपकी आलूदा हो रही है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज, जब फ़िज़ा आलूदा हो रही है आपकी, तो मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि ऊपर से एक तो आपके अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं आती जो कि वायरस को मार सकती हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारा जो कुव्वत मदाफ़त का निज़ाम जो है, हमारी सांस की नालियों का निज़ाम और ओवरऑल हमारी कुव्वत मदाफ़त वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये आप बिल्कुल ठीक कह रही कि हर साल या हर 2 साल बाद एक नया वायरस, नई वबा आ रही है, और इसमें एक सबसे बड़ा रोल आबादी बढ़ने का भी है। हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो मुमकिन ही नहीं है कि वो इस खित्ते में, उस जगह में इतने लोग रह सकें, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये फैक्टर हो सकता है इस चीज़ का? बिल्कुल ये फैक्टर है। और जब एक हद से ज़्यादा अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम है कि सब ने एक अपने जो है ना वो लिमिट में रहना है, हर जानदार ने अपनी लिमिट में रहना है। अगर वो जानदार उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, वो खुद ब खुद मरना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह के हम देखते हैं डायनासोर थे, कितने बड़े बड़े जानवर थे, वो खुद ब खुद ही मर गए। तो इसी तरह जो है ना, इंसान भी जब आबादी हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो इस तरह की वबाएँ आएंगी, वायरसेस आएंगे और हम खुद इसका शिकार हैं। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि जो नया वायरस पाकिस्तान पहुंचा है या नहीं पहुंचा अभी तक मालूम नहीं हो सका, निपटना किस तरह से है, क्या करना चाहिए? एक चीज़ मैं बता दूं थोड़ा सा इसमें देखिए, इसकी डिटेक्शन जो है ना, वो हमारी जो किट्स हैं वो कर रही हैं, जो WHO ने प्रोवाइड की है। दैट इज़ द रीज़न कि डेल्टा वेरिएंट हमें थोड़ा लेट पता लगा, और ये जो ही एक चेंज आया तो रेड अलर्ट हुआ और लोगों ने उसको डायग्नोस करना शुरू कर दिया। तो तशखीस जो है वो हमारे पास फैसिलिटी उसकी अवेलेबल है कि ये कौन सा वेरिएंट है। अच्छा, निमटने के लिए कोई मुश्किल चीज़ें नहीं, वो हम पिछले 19 महीने से बोल के हर चैनल, अब तो एंकर खुद ही बताना शुरू हो जाते हैं जी, मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन रखें, समाजी फासला करें। वैक्सीनेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखें, हमने अब जो डाटा लिया, लकीली जो लास्ट वेव गुजरी है, हमारे पास जो डाटा है वो हमें बता रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई वो बहुत कम लोग थे जो कि क्रिटिकल फेज में या हॉस्पिटलाइजेशन में। ये भी कहा जा रहा है कि जिसने वैक्सीनेशन करवाई है वो बूस्टर डोज लगवाए इस वायरस से निपटने ये तो हम बात अभी डिबेट कर लेंगे। अच्छा, लेकिन ये चीज़ तो अब बारह आपने अब समझनी है कि वैक्सीनेशन इज़ द की किसी भी फॉर्म में, वो आपने लाजमन करवानी है, और जिन लोगों ने 2 नंबर सर्टिफिकेट बनाए हैं वो प्रॉपरली जाके वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है, सो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इसके बड़े वेज हैं वैक्सीनेशन करवाने के, करवाई ना भी फिर वैक्सीनेशन हो जाती है ना। हाँ जी, वही बात है ना, सोशल मीडिया हमारा माशाल्लाह इतना एक्टिव है, बाकी मीडिया तो दूर की बात है, उस पर हर बंदा कोविड स्पेशलिस्ट बन के बैठा हुआ है, हर चीज बताता है। स्टार्ट में कि प्याज खाने से कोरोना नहीं होगा, अदरक का इस्तेमाल करें आपको कोविड नहीं होगा, मक्खी की चाय वगैरह का को ऐसी बड़ी चीजें चलती रही। तो खैर, आपने वैक्सीनेशन मस्ट करवानी, पैनिक नहीं हो जाए करना। देखिए, बात यह है कि मैं अक्सर अब भी देख रहा था पिछले 2-3 दिन मीडिया में, कल भी मैं एक जगह पर बैठा हुआ था कि आया है ओमिक्रॉन वायरस और वेरिएंट, और हमारे यहाँ उसके बारे में इतनी की हाइप क्रिएट कर दी गई है सडनली। अच्छा, कि 15 सेकंड में इससे ये ट्रांसमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी वो भी क्लियर नहीं है कि ये एक मोर्टेलिटी के लिहाज से क्या है। प्रोबेबिलिटी ये है कि ट्रांसमिशन जरूर ज्यादा है क्योंकि हम इसको डेल्टा से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी के बारे में अभी ये डाटा हैज टू कम। सो अभी थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है, विदाउट एनी सेकंड थॉट वैक्सीनेशन करवाएं। हाँ, जो आपने बूस्टर की बात की, बिल्कुल बूस्टर का कुछ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है, बाहर के ममालिक क्योंकि इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं, तो उन्होंने उनको कहा है कि जिनको बूस्टर लगनी है वो बूस्टर लगवाएं। और जो मेन कंपनीज हैं वैक्सीनेशन की, दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड वर्क ऑन इट। जो फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है, इन्होंने कर दिया कि हमने इस वायरस की क्लैरिटी नहीं आई है। डॉक्टर इरफान और डॉक्टर अयूब बेग हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि आपको बता सकें कि आपने स्मोक से किस तरह से बचना है, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, और साथ ही साथ हमने कोविड के हवाले से भी बात की कि जो नया वायरस पाकिस्तान आया है या नहीं, इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है। और अगर ये हाइप क्रिएट की जा रही है तो जो सही रिसोर्सेज हैं उनके पास जाएं, जो सही डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, वो आपको सही से समझा पाएंगे कि नया वायरस बेसिकली है क्या। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।